चलिए ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझे। आज हम लोग कंप्लीट रूप से तीसरा लेसन को खत्म करेंगे। चौथा बहुत छोटा लेसन है, चौथा तो तुरंत एक क्लास में हम लोग निकल जाएंगे। चलिए सभी बच्चे का ध्यान पूरे बोर्ड पर आ जाए, आज इसको कंप्लीट करेंगे। पिछले दिन एनसीईआरटी के अनुसार हो गया था, लेकिन आज थोड़ी गहराई में हम लोग उससे और आगे चलेंगे। हम लोग का नाम इस लेसन का है पृथ्वी की गतियां, और पृथ्वी की गति हम लोग दो तरह का देखे थे। एक कक्षीय गति है जो अपने कक्षा पे है, और एक अक्षीय गति है जो अक्ष पर है। हर ग्रह का उपग्रह का दो ही गति है, एक कक्षीय और एक अक्षीय। कक्षीय बोलेंगे तो अपने कक्षा पर घूमना, और अक्षीय बोलेंगे तो अक्ष पर चारों ओर घूमना। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। और इसी में आपको हमने समझाया था पृथ्वी अपने ये अक्ष से, एक कक्षा वाले से, देखो कक्षीय समतल ये, चूंकि इसके सीधे में चक्कर मार, तो कक्षीय समतल से पृथ्वी कितना डिग्री झुका है? 66.5। कई लड़का उसमें 23.5 पक्का मारता है। कक्षीय समतल देगा तो समझना है 66.5 है। अक्ष से अगर देगा तो 23.5 डिग्री। अक्ष माने सीधा नॉर्थ और पॉर्थ मिला रहे हैं, साउथ, तो ये 23.5 है, लेकिन कक्षीय समतल से 66.5। अगर पृथ्वी सीधा होता तब दिन और रात बराबर होता। पिछले दिन हम लोग ये सीख चुके हैं। पृथ्वी के टेढ़ा होने से दिन रात बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक बीच में लाइट नहीं पड़ के ये लाइट कुछ अलग दूरी तक पड़ते हैं। अब ऐसा प्रदीप्त वृत्त आपको पिछले क्लास में समझाए थे, जहां तक दिन की घटना है, अब इतना दूर दिन है, रात का हिस्सा छोटा हो रहा। अगर यही पृथ्वी घूमते हुए अपोजिट साइड में चला गया तो ये वाला पूरे रात का हिस्सा है, तो दिन की अवधि छोटी होगी। और इसी कारण प्रदीप्त वृत्त के कारण हम लोग देखे कि उसका साइज बराबर नहीं है। ये प्रदीप्त वृत्त क्या है आपको पिछले क्लास में समझाए थे। यही सूर्य की किरण अगर विषुवत के लंबवत पड़ेगा तो ये दोनों पर ही प्रदीप्त वृत्त बन जाएगा सीधा, और उस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर के लिए आप सारे बच्चे को स्टेप याद होगा, लास्ट बार कर दे। पृथ्वी के ठीक बीच में विषुवत रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा। यही हम लोग देखे थे 21, 22, 23, यहाँ जून, यहाँ सितंबर, यहाँ दिसंबर, यहाँ 21 मार्च। याद आया सबको? आपको बताया था कि जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है, यानी 21 जून को। इसको हम लोग ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं, या ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं, या इसी को उत्तर अयनांत भी कहते हैं। जब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य हम लोग देखे थे कितने तारीख को? 22 दिसंबर। मकर रेखा के लंबवत चमकता है, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होगा। याद आ गया सबको? जब हम इसकी बात करते हैं, बोलो ये कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो डेट ऐसे हैं पृथ्वी पर जिस दिन पूरे धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं, और इस घटना को ही हम लोग विषुव कहते हैं। इस घटना का नाम विषुव है। अंग्रेजी में नाम जल्दी बोलिए, इक्विनॉक्स है। तो इसको हम लोग इक्विनॉक्स देखे थे, ये पूरी घटना हो गई थी। अब यहाँ के बाद हम लोगों को याद है पृथ्वी के घूमने का पूरे कंडीशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब झुक करके घूम रही थी, आपको याद होगा कि पूरे कंडीशन को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। वॉल्यूम ठीक नहीं जा रहा। चलिए ध्यान दीजिए, आवाज ठीक है या वॉल्यूम गड़बड़? लिखो उसमें ठीक है। देखो कई बच्चा ठीक लिख रहा है, कुछ लोग खाली बहाना खोजते रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि पृथ्वी सीधा नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब झुकने से जब सूर्य की किरण यहाँ पे चलेगा तो उस पर ध्यान देना है। ये नीचे में लाइट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा। ये अंधेरा होगा, ये घूमने के कारण दिन और रात चल रहा है, यहाँ कंटिन्यू अंधेरा है। यही घूमते हुए यहाँ चल रहा है, तो बोलो यहाँ दिन है लेकिन यहाँ क्या है? अंधेरा, रात ही चल रहा है। ये घूमते हुए यहाँ आ रहा है। अब देखो जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ क्या हो गया? दिन।
यहाँ क्या हो गया, अब घूमते हुए ही चल रहा है, तो यहाँ क्या है, दिन, यहाँ क्या है, रात। यही घटना के कारण देखो यहाँ दिन और यहाँ रात, ये नीचे के ध्रुव और ऊपर के ध्रुव पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात। पृथ्वी कभी ऐसा नहीं कि घूमते घूमते यहां जाके ऐसे हो जाता है, ये बस ऐसे ही आराम से इतना ही पर घूमते हुए ये 2 तरह की बात कर रहा। एक अक्ष पर घूमना, इसको क्या कहते, घूर्णन कहते, और एक है चारों ओर घूमना, इसको परिक्रमण कहते। और पिछले क्लास में यही बताए थे कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितने समय का होता है, 23 घंटा। जल्दी बोलिए, अगर हम सिंपल बोले तब आपका सीधा सीधा 24 घंटा, लेकिन 23 घंटा 56 सेकेंड 56 मिनट और 4 सेकेंड, ये सीधा सीधा उस पर भी हम लोग चलेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य के चारों ओर घूमने को हम लोग परिक्रमण कहते। परिक्रमण के कारण ही मौसम चेंज, जबकि घूर्णन के कारण ही दिन और रात की अवस्थाएं बदलती है। परिक्रमण में आपको हमने बताया 365.25 दिन लगता है। बहुत बढ़िया से समझेगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूमने में पूरे ही तो नहीं जान रहे थे कि हम लोग का क्या कैलेंडर। हम लोगों ने देखा कि एक बार यहां से यहां तक आने में 365.25 दिन लगता है। यही 0.25 को 1/4 कहते, इसी का नाम क्या है, 1/4। अब 1/4 हो गया, तो अब आपको यह समझना है कि 365 दिन तो सीधा है। कोई कैलेंडर ऐसा बनेगा कि 1/4 पे ही हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाए, सब कैलेंडर तो पूरे दिन पर हो। इसीलिए 365 दिन सीधा है। 1/4 को बैलेंस करने के लिए 4 से गुना करते हैं, तो हर 4 साल पे 1 दिन बढ़ा देते, और हम कहते हैं कि उसको लीप ईयर कह रहे, ये लीप ईयर। और लीप ईयर का कारण हमारा पृथ्वी का परिक्रमण दशमलव में होना है, इसी के कारण लीप ईयर है। अगर लीप ईयर नहीं रखेंगे तब तो ज्यादा नहीं, बस 1/4 को ध्यान नहीं देंगे तो 400 साल बाद जो अगली पीढ़ी आएगी, कैलेंडर 100 दिन शॉर्ट, 3 महीना शॉर्ट मारेगा। हम लोग बच्चों को सिखा के रखेंगे कि जून में गर्मी होती है, 400 साल बाद जून में रजाई ओढ़ के सोया रहेगा, कैलेंडर गड़बड़ ना हो जाएगा। उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग लीप ईयर लगाते हैं। अब देखो है क्या, आजकल का जो ट्रेंड है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में किसी तरह से क्वेश्चन दे सकता है। जैसे तुमको अब क्वेश्चन दे दे, अब मान लेते हैं कहे कि एक व्यक्ति का 2000 ईस्वी में जन्म हुआ, एक व्यक्ति, देखो क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं है, खाली कल्पनात्मक करवा के बुद्धि टेस्ट करता है। और ऐसा क्वेश्चन इसीलिए बढ़ाता है क्योंकि इसका कोई चोरी नहीं कर सकता, इसको गूगल में खोज नहीं सकता, ये सब तुम्हारे दिमाग में कितना लोड है उसी पे आंसर आएगा। दे दिया मोहन का जन्म वर्ष 2000 में हुआ, तो 2024 तक उसके जीवन काल में पृथ्वी ने कितने बार सूर्य का चक्कर लगाया। अब क्वेश्चन कहां से कहां पटक रहा है, अब क्वेश्चन जो पटक रहा है, अब देख लो क्वेश्चन कह रहा है कि धरती घूम रही, तुम जन्म भी लिया तो घूम रही। अब 2000 में जन्म लिया, 24 आ गए, तो कहता है कि उसका जितना उम्र हुआ उतना उम्र में धरती कई राउंड मार चुकी है। जल्दी बोलो। दूसरा ई वाला तो आंसर तुम सोच पा रहे हो, इसी में कह दे कि चांद धरती के कई बार चक्कर मारा है तो मिजाज सही हो जाएगा। अभी देंगे सारा समझा करके तब देंगे कि ये सब इंटरव्यू में यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ, ऑनर्स ज्योग्राफी, पीजी ज्योग्राफी। अच्छा वाह गुड, क्वेश्चन दाग दिया कि आप जितने बड़े हुए उतने समय में चांद ने पृथ्वी का कितना चक्कर मार लिया। बस क्वेश्चन हो गया, अब उसका सब चीज चेक कर लिया कि हम कै साल के हैं, उतना साल में धरती कई बार घूमा है, और चांद उतना बार में कितना घूम लिया होगा। चांद पृथ्वी का कितना दिन में एक चक्कर मार देता है? 354 दिन। तो हम लोग भारी आश्चर्य लगेगा 27 दिन में घूम जा रहा है।
तो इस साल भर में कितना 12 से लगभग चलेगा। सुपर मून की कभी कभी कंडीशन बने। अब ये ध्यान दीजिए, तो ये जो देख रहे हो तो 12 से गुना चलेगा जब चांद होगा तब। वो भी जोड़वाएंगे कि कुछ वर्षों के बाद वो अतिरिक्त चांद भी मिलेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो पीजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। जो ज्योग्राफी से पीजी है उसको तंग करेगा, सामान्य वाला लड़का का तंग नहीं करेगा। घूमना धरती का है, घूमना चांद का ही, लेकिन उसको जोड़ कहां से दिया ये समझो। उतना बुद्धि तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो अभी हम चांद भी आज घुमाएंगे, आज पूरे क्लियर करेंगे। पहले ही बताओ, इतना से 2 प्रश्न दे तो एकदम सही हो जाएगा ना। सबसे लिख दीजिए, एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, बोला जाए। हाँ, कोई कैलेंडर बनाने वाले किसी को रख देते तो हो जाता। चूंकि फरवरी को देखे गरीब है, 28 दिन का आए थे, वो कर दिए 29, नहीं तो बाकी सब ऑलरेडी 30-31 चल रहा था। बाकी किसी को भी करते तो हो जाता। चांद वाला कैलेंडर अभी हम लोग दिखाएंगे, तो उसमें एक के दिन में मार देते हैं 7वीं 8वीं 6ठी 5वीं, तो वो वाला हम लोग का लक्षण है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखा जाए और खूब बढ़िया से सोच समझ के बनाएंगे। लिखिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका नहीं होता यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका नहीं होता तो उस घटना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उस घटना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दिन रात बराबर होता, दिन रात का समय बराबर होता, दिन रात का समय बराबर होता। दूसरा नंबर लिख दीजिए, ध्रुव पर 6 माह का दिन और रात नहीं होता। 6 माह का दिन रात नहीं होता। तीसरा नंबर लिख दीजिए, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध गर्म और दक्षिणी गोलार्ध ठंडा हो जाता। दक्षिणी गोलार्ध ठंडा होता। नीचे, असत्य कथन ऑब्लिक कथनों पर विचार करें या कथनों को पहचाने। चॉइस ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 2-3। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। ये नहीं समझना कि वन लाइनर एकदम सीधा सीधा। वो सब एसएससी और बिहार पुलिस वाला लड़का के लिए, तुम लोग के लिए जो स्टैंडर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बातें वही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा करेगा। ये बड़ा पढ़ने का आदत आ गया तो छोटकन तो ऐसे ही बनेगा तुमसे। सोच लो पहले बढ़िया से। बना दिया, वाह। कितने बच्चे को केवल C3 लग रहा है? केवल 3। अच्छा, और कितने बच्चे को डी लग रहा है? 2-3।
अच्छा, तो उसमें भी है। कितने केवल 2 में हो और कितने बचे केवल 1 में है? तुम लोग का बुद्धि नहीं काम कर रहा है। अभी इतना बढ़िया से इसको सामने पकड़ पकड़ के घुमाए हैं। अक्ष पर झुका नहीं होता, तो ऐसे ऐसे है। अब ये बताओ, ऐसे ये घूम रहा है तो सूर्य की किरण लंबवत कहां पड़ेगा? विषुवत रेखा पर। यहां भी जाएगा तो लंबवत कहां पड़ेगा? विषुवत रेखा पर। हर समय इसके लंबवत कहां है? विषुवत रेखा पर। हमेशा विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगा। तो इसके कारण विषुवत रेखा के लंबवत होगा तो दिन और रात बराबर होगा। देखो, जितना जैसे ही सूर्य की किरण ऊपर आती है तब ना उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्रतिदीप्त वृत्त बन जाता है, और जैसे ही विषुवत पर लंबवत तो दिन रात बराबर हो। यानी अगर पृथ्वी अक्ष पर नहीं झुका रहे तो दिन और रात बराबर हो। तो ये तो हम लोग को लग रहा है दिन और रात समय बराबर होगा, ये सही। ध्रुव पर 6 महीना का दिन रात नहीं होता। बताओ, ये झुका हुआ है उसके फिर में ना 6 महीना चल जा रहा है। अगर ये सीधा रहेगा तो क्या 6 महीना दिन और 6 महीना रात चलेगा? नहीं होगा। तो 6 महीना दिन 6 महीना रात नहीं होगा, ये भी सही है। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध गर्म और दक्षिणी गोलार्ध ठंडा हो जाएगा। बोलो, जब सीधा लाइट आ रहा है तो जितना उष्मा ऊपर उतना ही नीचे, तो क्या उत्तरी गर्म और दक्षिणी ठंडा होगा? सब समान रूप से टेम्परेचर जाएगा, और ये गलत है। क्वेश्चन कहता है असत्य की सत्य, असत्य, तो केवल 3 बिल्कुल सही आंसर। फिर से एक बार देख लो, पृथ्वी सीधा रहेगी तो सूर्य की किरण कहां लंबवत है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर लंबवत रहने से दिन और रात हमेशा क्या होगा? बराबर, क्योंकि सीधा है। जब अगर ये सीधा सूर्य की किरण आ रही है तो क्या यहां दिन रात का कंडीशन 6 महीना वाला चलेगा? नहीं, झुकाव के कारण वो चल रहा था, सीधा के कारण नहीं चलेगा। और सीधे जब आ रहा है तो जितना बीच में जब सूर्य का उष्मा है, जितना ऊपर गर्म करेगा उतना ही नीचे। और पृथ्वी घूम रही है तो ऐसा थोड़े है कि ऊपर गर्म और नीचे ठंडा है। अगर पृथ्वी नहीं घूमते रहती तब उस कंडीशन में समझाए थे कि नहीं घूमेगी तो जिधर से सूर्य है वो गर्म हो जाएगा और दूसरा हिस्सा क्या होगा? ठंडा हो जाए। तब उस कंडीशन में एक गोलार्ध गर्म एक गोलार्ध ठंडा। लेकिन जब घूम रही है तो कंडीशन तो चलेगा नहीं, और इसीलिए हमारा तीसरा नंबर गलत हो गया। क्वेश्चन लिखो अगला नंबर। एक क्वेश्चन और खूब बढ़िया से सोच के बनाएगा, एकदम हर बच्चे का सही बनना चाहिए। लिखे, हमारी दिलचस्पी ऐसे प्रश्नों में ही है, ये सब प्रश्न सही कर रहे हो तब यूपीएससी तक का क्वेश्चन बनेगा। हर लेसन में हम पहले भी बताए हैं कि बीपीएससी यूपीएससी दोनों लेवल का हम लोग साथ चले। अगले दिन इस लेसन पे पूरा जितना भी यूपीएससी वाला क्वेश्चन तुमको लगता है कर दिया है तुम लोग, तो इसीलिए बीपीएससी और तमाम एग्जाम में जो आया है हम लोग उसको भी देख लेंगे। नीचे लिखिए क्वेश्चन, यदि पृथ्वी यदि पृथ्वी यदि पृथ्वी में कक्षीय वेग हो और अक्षीय वेग ना हो, देख रहा कैसे क्वेश्चन दे दिया, कल्पना करना है तुमको। यदि पृथ्वी में कक्षीय वेग हो और अक्षीय वेग ना हो, अक्षीय वेग ना हो, तो घटित घटना संभव है। घटित घटना संभव है। एक, दिन रात का होना। दो, मौसम परिवर्तन होना। मौसम परिवर्तन होना। चॉइस से केवल एक। बी केवल दो। सी एक और दो। डी न एक न दो। बोला नहीं, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो, इसको थोड़ा हल्का किया गया है।
फिर इसमें भी नालायक सब गलती कर रहा है। बढ़िया से पढ़ो, तुम लोग का जो लक्षण है ना, इतना खराब लक्षण है कि एकदम सीधे मारना चाहता है। पहले बढ़िया से क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, पढ़ा हुआ सब है, उसके अनुसार से बनाएंगे। केवल 2, कितने बच्चे को ए लग रहा है? केवल 1, बहुत कम आता है, 3 आता। बी केवल 2, वाह। और सी 1 और 2, अच्छा। और डी न 1 न 2, वाह, गुड। यही उम्मीद भी था तुम लोग से। तुम लोग तो इतना मूर्ख है, इतना हल्का करने पर भी तुम लोग का लक्षण इतना खराब है, पता नहीं क्या करेगा सब मूर्ख। क्वेश्चन सुनो, पृथ्वी में कक्षीय वेग हो, अपने कक्षा पर घूम रहा है, कक्षीय वेग है, अक्षीय वेग ना हो, चारों तरफ नहीं घूम रहा, सिर्फ एक जगह बस घूमने में लगा हुआ, तो दिन रात होगा कि नहीं? अरे मूर्ख, जो इधर है उसको रात नहीं होगा? दिन और रात होता है कक्षीय से कि अक्षीय से? कक्षीय से। कक्षा पर जब पृथ्वी घूम रही है तो निश्चित दिन रात होगा, इसमें कौन परेशानी है जी मूर्ख? कौन संभव है? तो दिन रात का होना संभव है, क्यों? कक्षीय वेग है। बोलो मौसम परिवर्तन होगा कि नहीं? जब एक ही जगह रह जाएगा तो क्या मौसम चेंज होगा? मौसम तो इसके कारण चेंज हो रहा था पोजीशन से, मौसम चेंज नहीं होगा। कौन संभव है? केवल 1, और सिर्फ 3 को हाथ उठाया था मूर्ख। कक्षीय माने अपने कक्षा पर, और अक्षीय माने होता है अक्ष पर। अच्छा, चारों तरफ अक्षीय है। सुनो अब, कक्षीय वेग किसको कहेंगे? अपने घूमना की चारों तरफ? वाह, ये देखो कितना अब इस समझ लिया, इसका सही हो गया। तब कक्षीय का मतलब होता है कक्षा में चारों तरफ घूमना, और अक्षीय माने होता है अक्ष पर घूमना। ये बात बिल्कुल दिमाग में ठीक रखना है। तो 4 लड़के ही सिर्फ इसमें रहे थे, अब हम लोग भी हो जाएगा, देख रहे थे भी में तुम्हारा ठीक ठाक था। कक्षीय मतलब पृथ्वी, अब इसमें कह रहा है कि कक्षीय वेग है, ई वाला है, लेकिन अक्षीय वेग नहीं है, अक्ष पर नहीं घूम रहा। तब बोलो दिन रात होगा? नहीं। दिन रात होने का कारण कक्षीय है कि अक्षीय? अक्षीय। ये नहीं है तो ये नहीं होगा, और चारों तरफ घूम रहा है, मौसम में परिवर्तन होगा, और सही आंसर केवल बी था। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और लास्ट वन दे रहा है, अगला गड़बड़ नहीं करना है। क्वेश्चन लिखिए, कक्षीय हमेशा ध्यान रखना, कक्षा में। कक्षीय को इंग्लिश एक बच्चे कह रहा है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है उसको ऑर्बिटल कहते हैं, और ये एक्सियल वेलोसिटी है। एक्सियल का मतलब होता है अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमना। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट वन दे रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखे, लिखो, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। चॉइस ए 21 जून से 23 सितंबर। चॉइस बी, चाहे 1 2 3 4 करो, ए भी छोड़ दो। 1 2 में 23 सितंबर से 22 दिसंबर। 3 22 दिसंबर से 21 मार्च। चॉइस ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 2 3। थोड़ा सा हल्का देने पर तुम लोग एकदम सीधे 6 लगा देता है।
हाँ, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, बिल्कुल। रोटेशन का मतलब हो गया कक्षीय और रिवोल्व होना ये अक्षीय है। बहुत ही सुंदर, कितना बढ़िया सब लोग जवाब दे रहा है। अब हमको लग रहा है कि एकदम जो चाहिए फुल टावर पकड़ रहा है, यही हम चाह रहे थे कि टावर एकदम फुल धरे। अब तो ये बताओ, ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन से डर भाग रहा है सबको ना, ये डर भाग गया मतलब एकदम भूगोल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पढ़ो, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का समय होगा। दक्षिणी गोलार्ध इसके नीचे का ना पेज है, 21, 22, 23, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, याद होगा। बोलो 23 सितंबर से 22 दिसंबर गर्मी होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो यहाँ 22 दिसंबर से 21 मार्च गर्मी होगा कि नहीं होगा? होगा। सूर्य नीचे न चल रहा है और इसीलिए दोनों समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगा। डी बना पाए थे सब? यही दे देता है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगा, तो आंसर सिर्फ क्या हो जाता है? ए हो जाता। क्लियर है ना? तो ये ध्यान दीजिए, ये गर्मी है, ये भी गर्मी है। 21 मार्च से आपका 21 जून तक ये भी गर्मी का समय रहेगा। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए, आगे का फेज हम लोग आज के क्लास में सुनते हैं। सारे बच्चे का ध्यान अब बोर्ड पे आ जाए, बढ़िया से सुनिए। दो कंडीशन है, एक कंडीशन को कहते हैं उपसौर और एक को कहते हैं अपसौर। उपसौर का अंग्रेजी क्या है? पेरिहिलियन, और ये है एपहिलियन। एपहिलियन और पेरिहिलियन दो कंडीशन है। अभी ये बताओ, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है कि अंडाकार कक्षा? अंडाकार कक्षा को हम लोग क्या कहते थे? इलिप्टिकल पथ कहते थे, और उसको दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते। याद है ना सबको? इसी में दो कंडीशन है पृथ्वी का। एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, और एक समय ऐसा होता है जब सबसे दूर होता है। बात समझिए, ये सबसे नजदीक का कंडीशन है, ये सबसे दूर का कंडीशन है। और सूर्य से पृथ्वी जब सबसे दूर है तो इसको कहते हैं अप हो गया। अप माने ऊपर, तो ये अप बोलेंगे तो ये ऊपर। ये 4 जुलाई का डेट, 4 जुलाई में कहना अप है। अप माने क्या है? ऊपर। और ऊप माने चुप, नजदीक है। जब कहेगा ऊप तो कहना रहो चुप, क्यों? नजदीक। तो ये नजदीक में आपको ध्यान रखना है 3 जनवरी। और 2 डेट आपसे पूछा जाएगा, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट कब होता है? 3 जनवरी। सबसे दूर कब होता है? 4 जुलाई। दूर वाले कंडीशन को अप की उप? दूर है तो अप माने ऊपर, और ऊप है तो चुप, नजदीक। बोलो, ये दोनों डेट एकदम क्लियर हो गया ना? ये दोनों डेट भी आपको बिल्कुल ध्यान में सेट रखना है। अब यही चीज आप देख रहे हैं जो है एपहिलियन और पेरिहिलियन का। ये जो देख रहे हो, बताओ ये अप है कि ऊप है? जल्दी बोलिए। ऊप है, और ये अप कंडीशन है। तो ये हम लोग देख लिए। यहां पर का डेट बताओ जल्दी से। 3 जनवरी, और यहां पे 4 जुलाई। अब ये डेट आपसे पूछा जा सकता है, केवल दोनों सिचुएशन का है। अब आज का क्लास मेन चंद्रमा समझना है, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, चूंकि अब आगे गति वाला लेसन नहीं भेंट हो। इससे रिलेटेड फिर एक लेसन है आगे के कक्षा में, जिसका नाम है ज्वार भाटा। क्योंकि ज्वार भाटा बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक चंद्रमा को नहीं समझेंगे। तो वहां हम पूरे गति को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, गति एक साथ चल रहा। बोलो जल्दी से, चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का कि सूर्य का? दोनों का। अरे मूर्ख, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा पृथ्वी का लगा रहा है, तो क्या वो अनजाने में सूर्य का नहीं लग रहा है? गजब सोच रहा है रे। जब ही बताओ, सुनो पहले, तुम हमारे चारों ओर चक्कर लगाओ, और एक तुम्हारा कोई चेला तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाए, और तुम हमारे चारों ओर घूम रहा है, वो तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। अब हम कहें कि बताओ तुम्हारा चेला हमारे चारों ओर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? वही चीज पूछ रहा है, तो तुम कह रहा कि नहीं खाली उसका। तो अब बात को ध्यान से समझो, फिगर पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 6ठा क्लास का बच्चा नहीं ना बैठा है कि खाली पृथ्वी का बोलेगा, दोनों का घूम रहा। और इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, बोला जाए
हाँ, डिस्टेंस देखो, आपको पहले भी बताया था कि एवरेज डिस्टेंस आपको बताया हुआ है 15 करोड़, तो बस 1.48 कर दीजिए और 1.5 का कर दीजिए, बस यही चक्कर है और कुछ नहीं। तो इसीलिए सूर्य की दूरी जो 15 करोड़ है वो ऑन एवरेज है, तो 1.48 किए तो न्यूनतम पे है, 5 दू कर दिए तो अधिकतम है, बस और कुछ नहीं। अब इसमें जरा ध्यान से सुना जाए, पहले अब सुनना एकदम कंसेप्ट बढ़िया से। चंद्रमा का निर्माण के लिए हमारे भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग थ्योरी दी। एक भूगोलवेत्ता का क्या मानना था, उस सुन करके तुमको आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि इतना दूरी प्रशांत महासागर, और ये प्रशांत महासागर जो देख रहे हो, क्रिटेशियस पीरियड में ये पूरा यहां से अलग हो गया और यही जा करके जो यहां से निकला ये चंद्रमा है। पृथ्वी से ही चंद्रमा निकला और ये पृथ्वी का ही ये सिस्टम है, और ये माँ है और उस संतान है, माने उसका भाई है, तो आगे अगला उसके संतान को मामा लग रहा है, चांद मामा। अरे माँ है और ये कर भाई है, तो फिर इस पर जो जन्म लिया तो फिर उसका वहां सिस्टम मामा है। तो चांद मामा का कंडीशन हम लोग समझ रहे हैं ये क्रिटेशियस काल से। इनका अब क्या मानना है, इनकी अलग थ्योरी। इनकी थ्योरी है कि जितने चांद पे पहाड़ है वो सारे पहाड़ यहां निश्चित रूप से गड्ढे होंगे, और जितना गहरा मेरियाना ट्रेंच है चांद पे नाप लीजिए, वहां का पहाड़ उतना ऊंचा होगा। दूसरा, जितने भी तरह के यहाँ पे उबड़ खाबड़ है, चांद का सतह भी वैसा ही उबड़ खाबड़ होगा। जितना प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है इतना ही क्षेत्रफल चांद का होगा। अब देखिए, वो अपना एक अलग थ्योरी दी। तो चांद का निर्माण एक परिकल्पना है कि कहां से हुआ है, पृथ्वी से। किस काल में हुआ है, क्रिटेशियस काल में, और वही हमारा अभी क्या बना है, प्रशांत महासागर। लेकिन ज्यादातर भूगोलवेत्ता फिर इस थ्योरी को नहीं मानते। कारण है, उनका कहना है कि यदि इसी से चांद बना तो एक बात तो निश्चित है कि जितना घनत्व तो इसका है उतना ही डेंसिटी उसका होना चाहिए। क्यों, बना तो इसी से, लेकिन दोनों के घनत्व में अंतर है। और फिर ये डेंसिटी का अंतर क्यों, जब इसी से बना तो इसमें 3 लेयर है, प्रवार, मेंटल, क्रोड, तो वहां भी प्रवार, मेंटल, क्रोड होना चाहिए, वो नहीं है। चंद्रमा पर कभी भूकंप नहीं आते, क्योंकि अंदर वाली एक्टिविटी जो पृथ्वी में है वो चांद पे नहीं होता। तुमको दे देगा कहां भूकंप आते हैं, उनमें चंद्रमा भी रहे तो वहां भूकंप नहीं आएंगे, क्योंकि पृथ्वी पे भूकंप आने का कारण उसके अंदर के जो मैग्मा चेंबर है वो है। तो यहां पे हम लोग का कई थ्योरी ये भी आएगा कि चांद यहां से नहीं बना। हाँ, चांद के ननिहाल, पृथ्वी के ननिहाल एक ही था। वो कौन था, सुपरनोवा। ये कंसेप्ट सब मानते। कभी कोई तारा में भयंकर विस्फोट हुआ होगा, हम लोग पढ़े, उस विस्फोट से चारों तरफ सब फैले और वही धीरे धीरे संकुचित होकर कोई चांद बना, कोई पृथ्वी, कोई मंगल, कोई शुक्र, और ये सिस्टम बना। बाकी ये एक कंसेप्ट को हम लोग देख लिए कि चांद का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ, इसीलिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं कि इसी जीव के अस्म से वो ग्रह बना है। लेकिन ये अब आपका थ्योरी बहुत ज्यादा मान्य नहीं है, इसलिए पूछता नहीं। अगला क्वेश्चन अब जरा ध्यान से सुनेगा, यहां पर बढ़िया से समझना। सूर्य वो है, ये चांद है, चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे। पृथ्वी सीधा है कि अक्ष पर झुका हुआ, चांद भी अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ। चांद का झुकाव कितना है, 5 डिग्री। पृथ्वी का 23.5 डिग्री। 23.5 अब 5, जल्दी बोलिए, 28.5 डिग्री। ठीक 28.5 ऊपर से 28.5 नीचे, यहीं पर चांद चक्कर लगाते रहता। 28.5 पर चांद घूमता है, बस ये लाइन एकदम ध्यान में सेट रखो। 28.5 ऊपर, 28.5 नीचे, ये घूम रहा, और ये सूर्य यहां पे है। अब आपको ये बताना है कि देखिए, अब यहां पे जब चांद है तो सूर्य भी इसी पे है। अब यहां पर जब चांद है तो ई वाला हिस्सा आधा दूर क्या है, दिन, और इधर आधा क्या है, रात। रात वाला आदमी ऊपर आसमान देखता है, तो जब ये घूमते हुए यहां है तो उसका लाइट इसको मिला और ई लाइट इसको मिला, तो कहता है अरे बड़ा बढ़िया लाइट आ रहा है, चांद। इधर वाले को, इधर दिन है तो दिन वाला सूर्य भी देखेगा, चांद भी देखेगा, तो ये बेचारा को इधर दिखाई नहीं दिया।
लेकिन इधर वाला जो आदमी है वो जब ऊपर देखेगा तो बताओ इसका लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। अरे इतने दूर दिन है तो जो आदमी यहां रह रहा है बोलो उसको चांद दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। अब तुम बताओ इसमें चांद का जो प्रकाश है अपना प्रकाश है कि सूर्य वाला? इसीलिए देखो दो तरह के नाम सुना होगा गांव में, एगो के नाम रहेगा चंद्र प्रकाश और एगो कहेगा सूर्य प्रकाश। तो जो सूरज प्रकाश है और चंद्र प्रकाश है में अंतर क्या है? सूर्य प्रकाश में लाइट के साथ साथ उष्मा है, लेकिन जो चंद्र प्रकाश है वो केवल लाइट रिफ्लेक्ट किया तो केवल लाइट है, उष्मा वहां का पर्वत पठार ऑब्जर्व कर लिया, उस पर कोई जंगल सब है नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं किया, ऑब्जर्व हो। क्या कभी ऐसा देखा है कि चांद के प्रकाश चांदनी रात में बैठे बाहर तो कहे गर्मी लगने लग गई? उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है, क्योंकि सिर्फ सूर्य के प्रकाश से वो चमक रहा है और हम उसको देख, वही प्रकाश कुछ रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर है। तो अब ये बात हम लोग को एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पृथ्वी से चांद का कितना भाग दिखता है? अब तुम ही बताओ, यहां चांद बनाए हैं तो क्या हम लोग चांद के पीछे भी देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ इसके सामने ये वाला सेक्शन नजर आएगा और लगभग 54% भाग देख पाते हैं। कई किताबों में 59% भी लिख देता है, लेकिन ज्यादातर तुम्हें 54 ही सही आंसर, बस वरना 59 नहीं मार। कई किताबों में हमने देखा है 59 भी लिख दी, लेकिन आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि हम चांद का एक बार में कभी भी 54% से ज्यादा नहीं देखते। क्यों पूरा नहीं देखते? क्योंकि चांद के एक भाग को ही हम देख सकते हैं, पिछला नहीं देख सकते। चांद भी अपने अक्ष पर घूम रहे, चांद भी सोचो उसका भी परिक्रमा उसी तरह का है। पृथ्वी क्लॉकवाइज घूमती है कि एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक घूम रही, और चांद भी एंटी क्लॉक, चांद भी एंटी क्लॉक है, पृथ्वी भी एंटी क्लॉक है, और सब दोनों मिलाकर के सूर्य के चारों ओर घूमते जा रहे। अब इसमें हम लोग को यह ध्यान रखना है कि चांद का भी दो परिक्रमा है, अक्षीय और कक्षीय। कक्षीय का मतलब हो गया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब बोलो चारों तरफ ऑर्बिट पे, और अक्षीय का मतलब क्या हुआ? अक्ष पे। जल्दी अब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चांद में जैसे पृथ्वी में बताओ उसका अक्षीय ज्यादा है कि कक्षीय? ज्यादा समय एक चक्कर में किसमें लगता है? कक्षीय में 365.25, जबकि अक्षीय में 24 घंटा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि चांद पे लगभग दोनों बराबर, चांद पे दोनों लगभग बराबर बराबर है, जितना उसका कक्षीय है उतना ही उसका अक्षीय। अब यहां पे कंडीशन पे बहुत बढ़िया से अब आपको समझना और सुनना है, क्योंकि चांद के स्टेप को जो लड़का नहीं समझ रहेगा उनको क्लियर नहीं होगा। कक्षीय गति को हम चाहते हैं कि आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाओगे, पहले ठीक से सुनना। यहां पर क्या है जो हम चाह रहे हैं वो एकदम ध्यान में सबका आ जाना चाहिए, ध्यान जो बच्चा देगा उसका आ जाएगा। ये देखो यहां पर एक पृथ्वी है और ये है सूर्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। सूर्य के लाइट यहां से यहां तक है, तो बोलो यहां से यहां क्या होगा? दिन, और यहां से यहां रात। यह हिस्सा एकदम अंधेरा है, क्यों? सूर्य का प्रकाश यहां से यहां है, इधर नहीं है। रात में व्यक्ति अब आसमान की ओर देख रहा है, तब वो आसमान की ओर देख रहा है, तो अगर मान लेते हैं सपोज कि यहां पे अगर किसी कारण से चांद घूमते हुए वो भी घूम रहा है, यहां पे पहुंचा अगर है, तो उस कंडीशन में चांद यहां है तो सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा पूरा, तो यहाँ के आदमी को कुछ भाग तो दिखाई देगा, तो कहेगा कि अरे बड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा। यही लाइट यहां से यहां रिफ्लेक्ट होके, लेकिन ये ध्यान रखना पीछे वाला हिस्सा नहीं नजर आएगा। चांद के भी 54% न चलना होगा, ई हिस्सा नहीं दिखाई देगा। ई वाला लाइट रिफ्लेक्ट होके, यहां वाला रिफ्लेक्ट होके, और यहां पर जो आदमी है वो कहेगा बाहर देख लिए। जो पृथ्वी में अभी यहां है बेचारा चांद नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है, घूमते हुए यहां आया, कहेगा सुबह में दिखाई दिया था थोड़ा देर चांद। चांद कई बार तुम देखना रात भर नहीं रहेगा, 2 घंटा रहेगा गायब, 3 घंटा रहा, कहा कि जा 3 घंटा बाद दिखाइए दिया। ये कारण है घूमते हुए जब तुम यहां पहुंचोगे तब तो तुमको दिखाई देगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज अभी जो समझा रहे हैं उस पर अब आपका एकदम ध्यान चाहेंगे, बढ़िया से ध्यान देना।
ये देखो चांद यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये पृथ्वी के चारों ओर ये भी अंडाकार कक्षा में घूम रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बताओ, जिस समय चांद यहां है तो बताओ, यहां जब चांद है तो सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा सामने, इधर चांद पर पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। ये लोग दिन में सूर्य का लाइट इनको सीधा मिल रहा, और ये लाइट सीधा मिल रहा है, इधर लाइट हेड है कि अंधेरा? अंधेरा। तो दिन में भी नहीं दिखेगा, बादल रहने पर भी नहीं दिखना है। ये बात समझना, ये नहीं कि सूर्य ढका तो चांद नजर आ गया। चांद का ये पार्ट दिन में भी इसको नहीं दिखेगा, बेचारा इस पोजीशन पे है, नहीं दिखेगा, तो इसी को कहते हैं अमावस्या। ऐसा कतई नहीं समझना कि दिन में भी चांद दिखते हैं। कई लड़का ही सोचता है कि हल्का सूर्य ढकेगा तो चांद देख लेंगे। अमावस्या में दिनों में नजर नहीं आएगा। क्यों दिन में नजर नहीं आएगा? क्योंकि ये पार्ट अमावस्या इधर में लाइट है, तो धरती वाले को तो उधर दिखाई देगा नहीं। हम लोग यही ना 54% देखेंगे, इधर लाइट है कि अंधेरा? अंधेरा, तो दिन में भी नहीं नजर आएगा। यही चांद जब धीरे धीरे इधर की ओर चल रहा है, अब यहां से सोचना, जो आदमी यहां है रात में, बोलो यहां से उसको दिखाई देना शुरू हो रहा है। अब यही कंसेप्ट मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के अंदर दिमाग में बढ़िया से भरे। जब यहां पे पोजीशन इस तरह का होगा तो इसको अब बहुत ही थोड़ा हिस्सा दिखाई देना शुरू होगा, एकदम थोड़ा हिस्सा, बस ये वाला हिस्सा थोड़ा सा दिखाई देगा। यहां वाला व्यक्ति को ही थोड़ा सा दिखाई दिया, जब और इधर आएगा तो उतने दिखाई देगा कि थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। अब ये हिस्सा बढ़ गया, जब यहां आ जाएगा तब और ज्यादा, यहां आ जाएगा तब और ज्यादा। अभी लाइट बताओ सूर्य का मारेगा तो ये ज्यादा ना देख पाएगा, यहां आ गया तब और ज्यादा, और फिर यही जब यहां आ गया तो इसको पूर्णिमा कहते। ये कतई नहीं सोचना, कई लड़का एक सीधे में सोच रहा है कि सर लाइट कैसे आएगा। इसको सोचना है कि ये पृथ्वी है, ये चांद है, चक्कर मार रहा है, और यहां जब आ गया तो फुल सेंस में एकदम पूरा लाइट यहां के लोग रात में देख रहे हैं, पूर्णिमा। बोलो जब यहां से ही आगे बढ़ेगा तो इसका कुछ हिस्सा क्या होगा? कम जाएगा। इतना लेकिन अभी दिखेगा, फिर आगे जाएगा तब बोलो और क्या होगा? कुछ हिस्सा और कमेगा। फिर आगे जाएगा तब क्या होगा? कुछ हिस्सा और कमेगा, फिर धीरे 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 एकदम कमते हुए गायब हो जाएगा। अब देखो चांद की दो पोजिशनिंग है, शुरू कहां से हो रहा है? अमावस्या से, इसीलिए इसको फर्स्ट मून कहते हैं। कई बार लड़के से हम पूछते हैं फर्स्ट मून, तो सोचता है कि पहला चंद्रमा, तो उधर के फेर में रहता। फर्स्ट माने बस यहीं से दिखेगा, यहां गायब है, अब यहां से फर्स्ट मून। लेकिन जो पहला दिन के चांद है वो हम लोग को नहीं दिखता। दूसरा दिन का जो चांद है उसको दूज कहते। दूज के चांद होना, तुम लोग नाम सुना होगा, एक मुहावरा है, दूज के चांद होना, ईद के चांद होना। ईद माने दूजे वाला चांद, ईद के चांद होना माने दूजे के चांद ईद के देखते हैं। तो ये बताओ, ये दूज का चांद क्या हर समय दिखाई देगा कि बहुत थोड़ा समय? थोड़ा सा। जिस समय हम लोग का भारत घूमते हुए यहाँ आएगा तो थोड़ा सा देखेंगे, फिर उधर भाग जाएंगे तो गायब हो, फिर जो अगला कंट्री आएगा वो देखेगा। ये नहीं समझना कि चांद भाग जाता है, वो वही है। हम लोग को बस यहाँ पर जो आदमी है वो देख रहा है। तो इंडिया जिस समय यहाँ आया हम लोग देखे, अब फिर जैसे इंडिया यहाँ चल गया तो कहे कि चांद गया। दूसरा देश आया, कहा गुड, दिखाई दिया। ये कंटिन्यू है, कतई नहीं सोचना कि जहां चांद गायब होगी, उस पोजीशन पर जो कंट्री है वो देख रहा। और ये दूज का चांद, यही वाला चांद तुम देखा होगा हिंदू धर्म के अनुसार शंकर जी के माथा पर भी सोचा होगा। अच्छा ये बताओ, शंकर जी के माथा पर इसी तरह का सोचा हुआ कि सीधा सोचा हुआ? ये देखो ना, ये चांद दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, इतना ही दिख रहा। यही वाला दिख रहा है कि इसको सीधा करेंगे तब? जल्दी बोलो। यही दिख रहा है, नालायक यहां से ना देख रहा है, तुम बैठ के वहां से देख रहे, यहां से देखो तो यही ना नजर आएगा जी, वही सीधा, इसके लिए सीधा ही ना हो गया। तुम लोग बैठ के नीचे से देख रहा है, कह रहा है उल्टा। चांद देखना है किसको? यहां वाले को ना। यहां वाले को जो नजर आ रहा है, वो जिस पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, यही चांद कह रहा है कि दूज का चांद है। एकदम सेम कंडीशन। अब ये बताओ,
इधर के क्रम में चांद घटते जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है? चांद का बढ़ना शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल माने होता है उजाला। शुक्ल माने क्या होता है? उजाला। यहां से उजाला बढ़ते जा रहा है और जैसे ही यहां से चले तो बताओ चांद बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इसको हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। देखो अब बाकी सब वही है, तिथि वही चलता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके लगभग 14वां दिन के आसपास में यहां, फिर 7वां दिन के आसपास में 7वीं 8वीं में सिद्ध में, यहां भी 7वीं 8वीं के सिद्ध में 14वां दिन फिर लगभग हुआ। यानी आज अमावस्या हुआ तो फिर लगभग 29.5 दिन बाद ये एक चक्कर मार देगा। तो इस 29.5 दिन में इसको लूनर मंथ कहते हैं। चांद का महीना 29.5 दिन के लगभग है। कक्षा पर वही चीज जो तुम पढ़ रहा था लगभग 27 दिन का चक्कर देखे थे, ये दोनों लगभग बराबर के फेज में चलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे है, उस चीज को समझो। जब हम बोले सप्तमी तो दो तरह के सप्तमी, कौन कौन? कृष्ण पक्ष के सप्तमी और शुक्ल पक्ष के सप्तमी। अगर हम कहें शुक्ल पक्ष का सप्तमी है तो कहना अगला दिन चांद बढ़ेगा और हम लोग पूर्णिमा की ओर जा रहे। कृष्ण पक्ष का सप्तमी है, चांद घटेगा और इसमें हमारा धीरे धीरे अमावस्या की ओर जा रहा। बोलो ये दोनों बात क्लियर हो गया सबका? अब बताओ सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लंबवत स्थिति में होता है पूर्णिमा को अमावस्या को कि 7वीं 8वीं? लंबवत स्थिति का मतलब कब है? 7वीं 8वीं। सिद्ध में कब होता है? पूर्णिमा भी अमावस्या भी, ये सिद्ध में होता है। बोलो पहले ही फेज क्लियर हो गया सबका? अब बहुत बढ़िया से सुनना, 29.5 दिन में ही एक चक्कर मार लिया, यहां से यहां आ गया। अब बताओ पृथ्वी ये अपना 365.25 में एक चक्कर मार। यही तुमको अभी हम पूछे थे कि तुम्हारा जितना उम्र हुआ है उतना साल में चांद कई बार चक्कर मारा पृथ्वी? तो तुम ही बताओ, चांद 29.5 माने 30 दिन मान लो, एक महीना में एक चक्कर मारता है तो साल भर में 12 चक्कर। इसीलिए साल भर में पूर्णिमा कितना? 12, अमावस्या कितना? 12। तुमसे पूछ दें कि तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है जितना साल के हो, क्या वो पूर्णिमा आया हो, तो जितना डेट ऑफ बर्थ है उसमें 12 कम से कम गुना हो जाए। लेकिन कुछ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चांद के अनुसार से 354 दिन में ही एक साल हो गया। जब तक पृथ्वी पूरा मारा एक चक्कर 365.25, उस समय तक चांद 354 दिन मारा। कितना दिन का गैप है? 11 दिन। और इसीलिए जो कैलेंडर चांद पे आधारित है वो 11 दिन का गैपिंग चलता है। इसीलिए तुमको हम पिछले क्लास में बताए थे कि इस्लामिक कैलेंडर जो मुस्लिम धर्म का है, हिजरी सम्मत उसको कहते हैं, वो कंप्लीट चांद पर है, इसी पर उनका आधारित कैलेंडर है। तो वो 354 दिन में ही उनका एक साल हो जा रहा, तो हर साल 11 दिन भाग जा रहा। इसीलिए हमने बताया था कि उनका रमजान फिक्स नहीं है, कभी रोजा गर्मी में पड़ेगा, कभी अगला साल तो 11 दिन फिर भाग गया, 3 साल बाद तो 11 तिहाई 33, एक महीना से ऊपर भाग गया, 6 साल बाद 66, 2 महीना भागा, फिर ठंडा में पड़ गए। ये देखो चेंजिंग है। लेकिन हिंदू धर्म के कैलेंडर में हमारे जो मेन जो विद्वान लोग थे उन लोग कहे कि ना इसे फिर गड़बड़ हो जाए। हम लोग अगर बोल दिए कि एकदम पूस की रात ठंडा, हमेशा ठंड, पूस की रात 11 दिन भागने लगेगा तो फिर लू चलेगा पूस की रात। तो हम लोग के लोगों ने क्या किया, एक ही दिन में 7वीं 8वीं, पहला दूसरा 9वीं 10वीं, इसका कंसेप्ट रख। कई बार तुम सुने होगे कि आज 9वीं 10वीं एक के दिन पड़ गया, तो एक के दिन पड़ गया तो लीजिए अगजा गायब हो गया। ये सब सुनते हैं ना कि अब एक ही बार में पड़ गया। कई बार सुनते होगे एब्सेंट हो गया, तो ये सब एब्सेंट करके इसको और घटाते हैं, ये और घटो। और फिर 3 साल बाद क्या कहते हैं कि सब जो बीचवा में घटाए थे इसीलिए एक के महीना दोबारा और चलेगा, इसको मलमास कहते हैं। देखिए तो कभी घटा दिया मारे एक के महीना कंटिन्यू कि सावन इस साल 2 बार चलेगा। लोग कहा ये कौन फार्मूला है भाई? तो बीच में जो घटाए थे ना वही 2 बार चलवा। तो देखो इंग्लिश कैलेंडर में लीप ईयर,
जबकि हिंदू कैलेंडर में मलमास है। और इन दोनों का रीजन आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या हमारा आधारित किया गया है। अब ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक साल में कितने चांद पूर्णिमा बनाएंगे? साल भर में पूर्णिमा कितना होगा? 12। अरे 12 ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि साल भर हमारा 365 दिन का होता है और चांद के अनुसार ये 354 दिन है, 11 दिन भाग जा रहा है, तो 3 साल पर 11 तिहाई 33 दिन इधर से उधर भाग रहा। यानी ऐसा संभव है कि 3 साल पर ये इस कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में 12 की जगह 13 पूर्णिमा हो जाए, ये हो सकता है। और जिस वर्ष एक ही महीना में 2-2 पूर्णिमा हो जाए, ऐसा हो सकता है कि 3 मार्च को पूर्णिमा और फिर उधर किए 31 मार्च के भी पूर्णिमा, एक ही महीना, ये 29 दिन रहेगा। ये बात समझ लें, 1 मार्च को पड़ा, फिर 29 या 2 मार्च को पड़ा, 29 जोड़े थे 31 मार्च के हो गया, ये एक ही रहेगा, 29 दिन का गैप रहेगा। लेकिन एक ही मंथ में अगर 2-2 पूर्णिमा आ जाए तो इसको ब्लू मून कहते हैं। बात समझना, क्वेश्चन आएगा ब्लू मून क्या है। अब लड़के सोचता है कि ब्लू मून लगता है कुछ ब्लू उलू हो जाएगा। ब्लू मून का मतलब होता है कि एक ही माह में, इंग्लिश कैलेंडर से, हिंदी नहीं, एक ही माह में यदि पूर्णिमा एक से ज्यादा 2 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये ब्लू मून की घटना हो गई। इस महीने में 2-2 ऐसा हो गया, और ऐसा 3 साल पर सुनने के लिए मिल सकता है। चांद भी उसी तरह पृथ्वी के कक्षा में नजदीक और दूर है। कई वर्षों में ऐसा होता है कि जब चांद नजदीक कक्षा में आता है तो सामान्य आकार से बड़ा दिखता है, उसको सुपर मून कहते हैं। देखिए सब थोड़ा ब्लू मून, सुपर मून, ये सब शब्द आपको सुनने के लिए मिले। जब हम सुपर मून बोलेंगे तो चांद का पृथ्वी से निकट होना और सामान्य आकार से बड़ा दिखना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुपर मून। ब्लू मून बोलेंगे तो एक ही मंथ में पूर्णिमा कितना होना? 2 होना। ये कतई नहीं समझना कि 10 तारीख हो गया तो फिर 16 के पूर्णिमा होगी। अरे पूर्णिमा तो 29 दिन में ना भागेगा, लेकिन इस कैलेंडर के अनुसार 354 और 365 के गैप से ऐसा हो सकता है 2 मार्च को हुआ, फिर 31 मार्च को हो गया, अप्रैल नहीं तो मार्च में ना 2 हो गया, तो कहेंगे इस बार ब्लू मून की घटना घटित हो रही। हाँ, इंग्लिश कैलेंडर में ब्लू मून की घटनाएं हो सकती है, एक ही माह में 2 पूर्णिमा का होना, इंग्लिश कैलेंडर से ब्लू मून। तो आपको आ जाएगा, हाँ बोला जाए। चांद भी घूम रहा, हाँ हाँ, देखिए बात समझिए, चांद भी घूम रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रहे हैं, और दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। अब इसी कारण से चांद पर हम लोग का बार बार एक चीज आप सुन रहे होंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग लैंडर उतार, जो देश का सुनोगे यहीं पर उतर रहे हैं। बाकी जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है चांद में, दिन में अगर भागे, चांद पे उतरने का भी टाइम है, ये नहीं कि हम अपने किसी को भेजे और नील आर्मस्ट्रांग किसी समय गया होगा तो उतर गया होगा। दोपहर में चांद पे अगर जाओगे तो जो सीधे वाला सेक्शन है लगभग उसमें 230 डिग्री के आसपास सेल्सियस में टेम्परेचर, 100 डिग्री पर पानी खोलता है। उतरे चांद पर तो समझाएगा दोपहर में क्या होता। तो उस समय चांद पे उतरना है तो कहां पे उतर रहे हैं, उधर दोपहर है कि रात है, ये देखना होगा। इस समय चांद पे इधर दोपहर है तो इस साइड में क्या होगा? रात। तो इधर -200 डिग्री टेम्परेचर, -200 है, क्योंकि चांद पे हवा है भी तो निष्क्रिय गैस हीलियम है। ये नहीं कहना कि चांद पे हवा नहीं है हीलियम, निष्क्रिय गैस। लेकिन अब हम लोग को यह समझना है कि वो गैस उसके पृथ्वी से जैसे निकलने वाली उष्मा को CO2 रोकती है, यहां कोई रोकने वाला नहीं। और इसी कारण से इस हिस्से और इस हिस्से के टेम्परेचर में बहुत बड़ा गैप। इसीलिए कोशिश किया जाता है चांद पे कि हम यहां पे मान लो हम घूम रही है तो धीरे धीरे यहां सूर्योदय हो। अरे ई पॉइंट सूर्योदय है, ई पॉइंट जब यहां आया तो थोड़ा यहां आएगा तब ना दोपहर होगा। तो उतरने के पहले देखा जाता है कहां सूर्योदय का सेक्शन है, जस्ट तभी। तो -200 है तो धीरे धीरे 10, 20, 30, 40 पे हुआ होगा तभी बढ़ेगा। जस्ट उतरे, घूमे, टहले, निकलिए, दोपहर के पहले निकल जाना है, नहीं तो पैरासूट सहित पिघल जाओगे। ये कंडीशन वहां पे चल रहा है। तो चांद पे भी हम लोग को जो उतारना है ना, तो चांद भी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुके हैं?
5 डिग्री झुके हैं, ये 23.5 डिग्री झुके हैं। तो हम लोग के दोनों झुकाव जब फिक्स्ड है तो सिर्फ एक ही हिस्से में जो आएगा बस हम लोग वही सेक्शन देखेंगे, इधर का इधर, इधर का उधर। बाकी जो दिख रहा है बस वही है, ये नहीं कि हम लोग उसको बढ़ा सकते। चांद ऐसा नहीं ना घूम रहा है कि इधर से ध्रुव उसका उल्टेगा, ध्रुव नहीं उलट रहा है, इसी पर चल रहा है, बस चक्कर लगा रहा है। आप भी इसी पर बस घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो समझो। पहले ये बताओ, ब्लू मून क्लियर हुआ? नीला चंद्रमा क्या है? एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा का होना नीला चंद्रमा है। सुपर मून, पृथ्वी से नजदीक दूरी पर जब चांद होगा तो सामान्य आकार से बड़ा दिखेगा, उस चांद को सुपर मून कहते हैं। तुम्हारा अखबार में आया सुपर मून की घटना होगी तो उस समय समझ लेना कि चांद देखेंगे तो सामान्य दिनों से बड़ा दिखेगा। ब्लू मून की घटना होगी तो समझना कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बोला जाए, हम बताए तो थे सुपर मून का भी सेम कंसेप्ट, जैसे उपसौर अपसौर देखा, सेम कंसेप्ट है। उसका डेट का कोई फिक्स नहीं है, चांद उसका जो है ध्यान दीजिए, उसका ही ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने तारीख को दिखेगा, इतने मंथ में दिखेगा। चूंकि चंद्रमा एक बार जहां चल दी तो फिर उस जगह पे नहीं है ना, फिर दोनों घूम रहे हैं तो वो फिक्स सिस्टम नहीं रहता है। सूर्य ग्रहण अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मेन क्वेश्चन आते हैं, बोला जाए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक माह में 2 अमावस्या भी हो सकते हैं और 2 पूर्णिमा भी हो सकते हैं इंग्लिश माह के अनुसार, क्योंकि 29 दिन में होना है ना, तो जो मेन है 354 का चक्कर उसी से चलता है। अब देखो मेन जो है ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, 2 मिनट समझ लो पहले। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, इसमें गहराई का क्वेश्चन होगा। एक साल में कितने अधिकतम सूर्य ग्रहण लग सकते हैं, एक शताब्दी में कितने लग सकते हैं सूर्य ग्रहण, अधिकतम पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने देर देख सकते हो, पूर्ण चंद्र ग्रहण कितने देर देख सकते हो, सब गहराई का क्वेश्चन चलेगा। बच्चा जैसा नहीं कि इसके बीच में आया हुआ है, तो वो तो सामान्य क्वेश्चन। तो अभी पहले हम जो समझा रहे हैं पहले बढ़िया से सुनिए। ये देखिए यहां सूर्य है और सूर्य के बाद हम लोगों ने अभी देखा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, बोलो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा ये चक्कर लगा रहा है, सभी चक्कर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे से ऐसे, ये भी ऐसे से ऐसे, इस प्रकार घूम रहे और ये पूरी व्यवस्थाएं घूमते हुए चारों तरफ घूमते जा रहे। ऐसी स्थिति जब आएगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाएगा, तो ऐसा संभव है कि यहां से जो लाइट निकला यहां और यहां से जो लाइट निकला यहां, सिर्फ इस हिस्से के लोग ऐसे होंगे जो चांद के कारण दिन में भी सूर्य नहीं देख पा रहे। बाकी जगह देखो ऐसा नहीं है, बाकी जगह सूर्य की रोशनी है, वो देख पा रहे हैं। सिर्फ ये हिस्सा धरती पर ऐसा होगा जो उस समय दिन के समय है, इधर का मतलब दिन है, रात तो इधर है, तो दिन के समय में चांद के कारण उस सूर्य को नहीं देख पा रहे। फिर चांद आगे बढ़ जाएगा तो देखना शुरू करेंगे, तो जिस समय ये स्थिति आएगा उस स्थिति को हम कहेंगे ये सूर्य ग्रहण। अब हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है कि सूर्य ग्रहण तभी हो सकता है जब पूर्णिमा होगा कि अमावस्या हो। जल्दी बोलिए, अमावस्या। पूर्णिमा में तो चांद इधर होता है, इधर होगा तो इधर दिन वाले को कोई डिस्टरबेंस नहीं। इसीलिए एकदम निश्चित है कि सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ अमावस्या में हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ जगह ऐसा रहा जिन लोगों को सूर्य नहीं दिखेगा, बाकी ये सब जगह के लोगों को बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। इनके लिए थोड़ा देर के लिए पूरा रूप से सूर्य गायब हो जाएगा, तो इनको हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जानेंगे। इनको ऐसा हो सकता है इस प्लेस पर जो लोग हैं इनको थोड़ा सा बेल्ट में दिक्कत हो तो उनको आएगा कि इनके लिए आंशिक सूर्य ग्रहण हो। आंशिक माने क्या हुआ? थोड़ा हिस्सा गायब होगा। इनके लिए होगा कि इनको पूर्ण सूर्य ग्रहण हो। ये बताओ, पृथ्वी रुकी हुई है कि चल रही? चंद्रमा रुकी हुई है कि चल रही? एक दिशा में कि विपरीत? जल्दी बोलो, एक दिशा में, नालायक विपरीत। इधर और इधर एकदम फास्ट में,
सूर्य के अपोजिट में चल रहा है जी। और इसी कारण से जब विपरीत है तो इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। अधिकतम सूर्य ग्रहण 8 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते। ऐसे 7.5 चॉइस में रहे तो बिल्कुल सही आंसर। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने देर तक रह सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट। लेकिन चंद्र ग्रहण देखोगे तो 3-4 घंटा, ऐसा हो सकता है अखबार में रहे कि आज 4 घंटा तक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में नहीं सुनोगे, सूर्य ग्रहण कहेगा बस 8 मिनट। एकदम तुम उत्सुक हो तब तक वो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट घूम रहे हैं। सीधे थोड़ा सा भी गया तो दिखने लगे। तो आपसे पहला एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने देर का हो सकता है? 7 मिनट 50 सेकेंड। इसी को रफ में हम लोग क्या कह रहे हैं? 8 मिनट। दोनों ही सही है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद होते। सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा में कि अमावस्या में? अमावस्या में। और एक सिद्ध में तीनों का होना सिजगी कहलाता है। देखो एक शब्द है सिजगी। सिजगी मतलब होता है एक तल में होना। ऐसा कभी नहीं समझना, सिजगी का मतलब ये कतई नहीं समझना कि तीनों इतना सिद्ध में है कि एक गोली मारे तो तीनों को छेद करते जाएगा। वो सिजगी नहीं है, उसको रेखीय बोलते हैं। एक रेखा में वो रेखीय, लेकिन सिजगी का मतलब कतई एक रेखा में नहीं समझना, एक तल में, सिद्ध में। दोनों बात में अंतर है। जैसे हम कहें कि देखो जरा ध्यान से, ठीक से देखना, यहां ऊपर में सूर्य है, ये पृथ्वी है और चांद यहां चक्कर मार रहा, ये चक्कर मार रहा है। वहां का लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये पूर्णिमा है। इसको सिजगी कहेंगे। क्या यहां से गोली मारा जाएगा तो तीनों में सीधे जाएगा? नहीं। 3D में सोचना है, पकड़ के एक के जगह ऐसे करके नहीं रखना है। ये 2D है। इसीलिए ये जो देख रहे हो ना, 2D है। पूर्णिमा का मतलब है कि इधर वाले लोगों का रात है, यहां चांद है, लाइट उसका पूरा इस पर आया, और इधर के लोग कहा कि गुड, पूरा चमक रहा है, ये पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा है। और इसी में घूमते हुए जब सिचुएशन है कि जिस समय अब इधर ही घूमते हुए है, तो उस सिजगी की स्थिति जब आ गई तो कुछ दूर तक के लोग सूर्य को नहीं देख पा रहे, तो वो सूर्य ग्रहण। इस समय रात में, अब जिस समय ये बीच में आ गया तो चांद नहीं बन रहा है, तो बताओ इसको हम लोग क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। तो सिजगी और रेखीय दोनों एक चीज है कि अलग अलग? अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शताब्दी में 100 साल में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? 238। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ध्यान रखना है। 100 साल मैक्सिमम 238 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। एक साल में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, जिसमें 4 से 5 सूर्य ग्रहण है, बाकी बच गया 2 से, इसमें 3 से 2 या 2 से 3 ये चंद्र ग्रहण। दोनों मिला के लिखा हुआ है। एक साल में सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक तो 4 से 5, चंद्र ग्रहण अधिक से अधिक तो 2 से 3, कुल ग्रहण अधिक से अधिक तो 7। हाँ, एक कैलकुलेशन, सिर्फ एक ही चीज पर कैलकुलेशन है। पृथ्वी 23.5 डिग्री और चंद्रमा 5 डिग्री। 23 और 5 कितना होगा? जल्दी बोलिए। 28.5 गुणा कीजिए इसमें, तो 360 के चक्कर में जितना आएगा बस वही। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, कम से कम कितना बार? 2 बार। कोई भी साल रहे, 2 बार कम से कम ग्रहण निश्चित रहेगा। तो ये पूर्ण की बात नहीं है, आंशिक भी हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत इतना दुर्लभ है। एक स्थान पर अगर हो गया, 360 साल बाद फिर उस स्थान पर दिखाई देगा। माने 3 पीढ़ी पार, तब फिर अगला देखे। किसी एक स्थान का सूर्य ग्रहण उसी स्थान पर 360 ईयर के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा स्थल है कि जल है? जल है। अब ऐसा संभव है कि कोई पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हुआ, लेकिन मालूम चला कि वो प्रशांत महासागर के ऐसा जल वाले भाग से दिखाई देगा जहां आदमी है ही नहीं, तो हम लोग खुश हैं कि नहीं लगा? अरे हम लोग को दिखेगा तब ना लगा, नहीं लगा। तो जिस हिस्से में दिखाई दे दिया, अगर पूर्ण दिखाई दे रहा है तो वो हिस्सा 360 साल बाद आएगा। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अधिकतम सूर्य ग्रहण का समय कितने दे रहे हैं? 8 मिनट। एक्यूरेट में 7.5। अब लास्ट बार सुनो, एक साल में कम से कम ग्रहण कितने हो सकते? कम से कम 2, अधिक से अधिक 7। सूर्य ग्रहण
4 से 5 चंद्र ग्रहण, 2 से 3, 3 से ज्यादा चंद्र ग्रहण नहीं हो सकते। ये सब ऑब्जेक्टिव का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसी में अब सेम सिस्टम को हम उलट दें तो सारे बच्चे चंद्र ग्रहण समझ गए होंगे। जल्दी बोलो, चंद्र ग्रहण में क्या होता होगा? चंद्र ग्रहण में फिर वही कंडीशन है। बोलो, ये कौन है? सूर्य। और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और ये बताइए, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चांद। अब जिस समय यहां पे चांद आ गए तो इस सिजगी के कंडीशन में सूर्य का जो लाइट है, ध्यान दीजिए, सूर्य का जो कंडीशन है, चूंकि इन लोग की दूरी ज्यादा है और इसी कारण से जो यहां पे अब मान लेते हैं यहां सूर्य है, ये सूर्य है, ये हमारा बोलो कौन आ गया? पृथ्वी। और बोलो फिर यहाँ पे कौन है? चांद। तो जो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, यही पार्ट जो गया, तो यहां पर जो सेक्शन गया तो ये इतना दूर भी कट हो सकता है। पूरे खत्म हो गया तो पूरे गायब हो जाएगा। तो आंशिक और पूर्ण इसमें भी बनते हैं। और सेम कंडीशन आपको समझना है कि इधर वाले लोग जो रात में, इनको दिखना है चांद, लेकिन जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ गया तो ये वाला हिस्से के लोग रात में चांद नहीं देखे, तो इसको हम लोग कहे कि ये क्या है? चंद्र ग्रहण है। और जब होगा तो कब होगा? पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, लेकिन सूर्य ग्रहण अमावस्या। जान के कई बार क्वेश्चन देगा। आजकल इतना प्रैक्टिकल कर दिया है ना कि क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हमें हंसी आती है कि बच्चे कहां पढ़ रहे हैं और वो कहां जा। क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में हिंदू का कौन सा त्योहार पूर्णिमा से संबंधित है? चॉइस है दीपावली। सुन लो पहले, त्योहार तो खूब मनाता है दीपावली। चॉइस बी आपको दे रहा है इसमें दशहरा। दशहरा। चॉइस सी छठ। और चॉइस डी होलिका दहन। पक्का सोच ले, त्योहार मनाता है ना जी साहब, और सब लोग त्योहार मना लिया और वो क्या कर रहा है? पूर्णिमा अमावस्या से जोड़ रहा। पहले तुम अब ध्यान दो, खड़ा हो। छठ कब मनाते हैं? बोलो, छठ कब मनाते हैं? पूर्णिमा अमावस्या कब? हाँ, नाम है छठ। छठ माने षष्ठी तिथि को मनाते। ये सब होश में रखना, नहीं तो छठ सब मना लेगा, ठेकुआ खाए में लग जाएगा, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। छठ का मतलब हो गया छठा दिन, तो षष्ठी। छठ मनाते हैं शुक्ल पक्ष षष्ठी की कृष्ण पक्ष षष्ठी? शुक्ल पक्ष। बढ़िया। बोलो, छठ का मतलब शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष? कृष्ण पक्ष कर रहा नालायक। शुक्ल पक्ष के षष्ठी को क्यों? दीप। अरे मूर्ख, तुम इतना भी नहीं समझ रहा है। अब यही पूछेंगे तो देखो कितना आश्चर्य होगा। दिवाली के बाद छठ आता है। परीक्षा में इतना सोचेगा कि दिवाली अमावस्या के होता है तब ना दिया दिखाई देगा, पूर्णिमा में दिया कैसे दिखाई देगा? तो ये अमावस्या को, अमावस्या के बाद चांद घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के छठी आया, छठ हो। इसीलिए दिवाली के 6 दिन बाद छठ हो। अब कई बार सब पूछता है दिवाली के कई दिन बाद छठ? लड़का जब मनाए थे भुला गए। छठ कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष के षष्ठी को, शुक्ल पक्ष षष्ठी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, भुला गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुमको मेन ध्यान रखना है, उस पर सबसे ज्यादा डर। चंद्र ग्रहण अधिकतम कितना देर तक रह सकता है? तो ये 4-5 घंटे रह सकते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट रह सकता है। ये दोनों बात बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसी से अब ज्वार भाटा रिलेटेड आगे की ओर जाएगा। तो अब इस पे क्वेश्चन हाँ बोला जाए। बाद ग्रहण में खाना क्यों नहीं खाया जाता है? अरे वाह, तुम तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन पूछ दिया। ग्रहण जिस समय हो उस समय जितना मन करे खाओ, कुछ नहीं होगा। बात समझ रहा ना? वो पुरानी कहावत है, मिथक है। बाकी खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रेडिएशन भोजन में नहीं घुसता है। खुले आंख से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, वो रेडिएशन को इफेक्ट करे। बाकी खाना में रेडिएशन नहीं घुसता है। मैंने वैसा कुछ नहीं है कि खाना खराब हो गया फिर खत्म हो गया तो स्नान करे से ठीक हो गया। धार्मिक मान्यता है, लेकिन उसका कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीजन नहीं है। बस अब सुन ले, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट, आज का क्लास क्लियर है ना सबका? आज जान के चांद वाला घुमा दिए कि चांद भी घूम जाए।
तुम्हारे घर में खाना फेंक दिया जाता, सब तुम खा जाना, फेंकना मत। नक्षत्र वही तो समझाए थे, एक चक्कर मार रहा पृथ्वी ना, तो जितने से चंद्रमा होके गुजरा वो नक्षत्र था 27।